नमस्कार दोस्तों। आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने पिछले कई लेक्चरों में भारतीय आर्थिक चिंतन विषय पर अपने विचार रखे। उसी श्रृंखला में आज हम मध्यकाल में व्यापार की दशा विषय पर बात करेंगे। इसे अंग्रेजी में ट्रेड कंडीशन इन मिडवाइल पीरियड कहते हैं। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण से पूर्व वाणिज्य और व्यापार में गतिरोध आ गया था, क्योंकि पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, जिसके साथ भारत का बड़े पैमाने पर मुनाफे का व्यापार होता था। इस्लाम के उदय से भारत के व्यापार, विशेषकर जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा। परंतु पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में शक्तिशाली अरब साम्राज्य के बाद स्थिति बदली और भारतीय कपड़ों, मसालों तथा लोबान के लिए अमीर अरब शासकों की मांग के कारण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनका व्यापार बढ़ा। परंतु कठिन तथा असुरक्षित यात्रा से व्यापार एवं वाणिज्य का ह्रास होने लगा। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के ह्रास के कारण श्रेणी और संघ भी कमजोर पड़ने लगे। उनके स्थान पर जातियों एवं उपजातियों का रूप प्रकट हुआ। अधिकांश व्यापार वैश्य वर्ग के हाथों में आया, जो जैन धर्म के समर्थक थे। समुद्र यात्रा पर धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। उनके अनुसार उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां मूंज घास नहीं उगती हो और जहां काले हिरण विचरण नहीं करते हों। कहने का तात्पर्य है कि भारतीयों को बाहर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। परंतु इन प्रतिबंधों का प्रभाव चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया आदि के साथ होने वाले व्यापार पर नहीं पड़ा। पश्चिम के साथ व्यापार 10वीं शताब्दी के बाद ही तेज हुआ। इस व्यापार में दक्षिण भारत तथा बंगाल की मुख्य भूमिका थी। तटीय व्यापार और बंदरगांव तथा उत्तर भारत के मध्य होने वाला व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के हाथ में था। मुस्लिम बोहरा भी व्यापार करते थे। 13वीं व 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भड़ोत, खंबात, मुल्तान, लखनौती, सोनारगांव जैसे अनेक बंदरगाह और नगर थे। उस समय दिल्ली इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर था। बंगाल और गुजरात के शहर बढ़िया किस्म के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात का खंभात कपड़ों एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का सोनारगांव रेशम एवं महीन सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। चमड़े की वस्तुएं, धातु, गलीचे आदि बनाने का काम भी होता था। अब यदि हम
इन सब चीज़ को कुछ बिंदुओं के आधार पर देखें तो इसे हम निम्न बिंदुओं के रूप में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, व्यापारिक समुदाय तथा सुल्तानों की उनके प्रति नीतियाँ। सल्तनत काल में व्यापारियों के कई वर्ग थे जो कि विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। बर्नी ने उनके विशेष कार्यों को देखते हुए व्यापारिक समुदाय के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया, जैसा कि सौदागरान, तुजार, बुर्जुगनान, कार्यवानियान, बक्कालान, मुल्तानियात। बड़े व्यापारी जो ऋण देते थे, दल्लालान, मिहताराज, सराफरान, किसाहदरान आदि। बक्काल शब्द का अर्थ केवल अनाज के व्यापारियों के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण वैश्य व्यापारियों के संदर्भ में था। इसी प्रकार सहान का अर्थ केवल ऋणदाता ही नहीं वरन उसका तात्पर्य धनी व्यापारी तथा व्यापारी समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों से है। बाजारियान शब्द का प्रयोग दुकानदारों के लिए किया गया था जिसमें कारवानी और बंजारे होते थे जो अनाज का व्यापार करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं व्यापारियों, विशेषकर जमाखोरों और चोर बाजारों को उत्पीड़ित करके बाध्य किया था कि वे बुरी आदतें छोड़े। नंबर 2, हम बिंदु की बात करें, दलाल ये सल्तनत कालीन व्यापारी समुदाय में क्रेता एवं विक्रेताओं के मध्य लेन देन करने की भूमिका निभाते थे और दोनों से कमीशन लिया करते थे। बर्नी ने फतवाए जहांदारी में लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्हीं के कारण वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुआ करती थी। बर्नी ने आगे लिखा है कि यदि सुल्तान चाहे तो उनकी मदद से मूल्य वृद्धि को रोक सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक दिल्ली में दलालों का संगठन बन गया था जिसने बाजार में अपनी धाक जमा रखी थी, जिसके कारण सुल्तान ने उनमें से कुछ को मृत्युदंड दिया और कुछ को दिल्ली से बाहर निष्कासित किया। रोज से मूल्य निर्धारण में सहायता प्राप्त की। उनका व्यवसाय अलाउद्दीन के कठोर नियमों से चौपट हो गया, परंतु उसकी मृत्यु बाद में उन्होंने दिल्ली में पुनः धाक जमा ली। फिरोज शाह तुगलक के समय इनका उत्कर्ष हुआ जिसमें इन्होंने अनेक प्रकार की छूट प्राप्त कर ली और उनसे लिया जाने वाला कर दलाल वाजारा माफ करा दिया गया। नंबर 3, बंजारे न केवल सेना के साथ ही चलते थे वरन विभिन्न प्रदेशों से माल लाकर शहरों में पहुंचाया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की काल में राज्य की ओर से बंजारों की इस आशय से नियुक्ति हुई कि खलिहानों में जाकर किसानों से अनाज खरीद कर दिल्ली की मंडियों व अनाज भंडारों में अनाज पहुंचा दे। इन बंजारों के पास 40,000 मन तक ढोने वाले बैलगाड़ियां होती थी या बोझे ढोने वाले बैल होते थे। ये कभी एक स्थान पर नहीं रहते थे। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि अपनी निजी आय की वृद्धि हेतु दिल्ली के कुछ सुल्तान भी व्यापार किया करते थे। वे विदेशों में अपने प्रतिनिधियों को घोड़े, दास दासियां तथा
विविध प्रकार की वस्तुएं क्रय करने के लिए भेजा करते थे। स्वयं सुल्तान इल्तुतमिश दासों का व्यापार किया करता था। इब्न के अनुसार इल्तुतमिश ने समरकंद, बुखारा और तिरमिज इस आशय से एक व्यापारी को भेजा और वह व्यापारी 100 दास लेकर लौटा। अलाउद्दीन खिलजी ने विविध वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित करके उनके मूल्य पूर्व की तुलना में अधिक निर्धारित करके अपनी व्यक्तिगत आय में वृद्धि करने की चेष्टा की। उसने अपना धन व्यापारियों को इस आशय से दिया कि वे विविध वस्तुएं खरीदकर दलाली लाएं और निर्धारित मूल्यों पर बेचें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंजारे मध्यकाल में व्यापार की एक मुख्य कड़ी थी। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापारियों द्वारा जमाखोरी। इस काल में व्यापारी कई कारणों से जमाखोरी किया करते थे। प्रोफेसर हबीब के अनुसार जमाखोरी के 2 कारण थे: मार्गों का असुरक्षित होना, मौसम की अनिश्चितता तथा ढुलाई का अत्यधिक मूल्य। बर्नी के विचार में राज्य को चाहिए कि वह इस प्रकार के व्यापारियों द्वारा स्थापित किए गए एकाधिकार को समाप्त कर उत्पादन तथा ढुलाई के खर्च को ध्यान में रखकर उचित मूल्य लागू करे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में सर्वसाधारण के उपयोग वाली सभी आवश्यक वस्तुओं पर एकाधिकार समाप्त करने का प्रयास किया। सुल्तान ने कारवानियों को बाध्य किया कि वे अपने परिवारों, संपत्ति और मवेशियों के साथ यमुना के किनारे स्थित गांव में आकर बस जाएं। इन व्यापारियों के लिए अनिवार्य था कि वे अपने नाम सहना ए मंडी के द्वारा यहाँ पंजीकृत कराएं। सुल्तान ने जमाखोरी को रोकने तथा दिल्ली के बाजारों में व सरकारी अनाज के गोदामों में निरंतर अनाज पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बर्नी के अनुसार अनाज के भाव कम करने के लिए सुल्तान ने जमाखोरी की मनाही कर दी। उसने इतनी सख्ती की कि व्यापारी, गांव वाले, बंजारे आदि 1 मन गल्ला भी अपने पास जमा नहीं रख सकते थे। यदि कोई चोर बाजारी करने के लिए अनाज एकत्रित करता था तो अनाज सरकार की ओर से जब्त कर लिया जाता था। इस तरह प्रशासन ने व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी एवं चोर बाजारी को बंद करवा दिया। दूसरे, सुल्तान ने कृषकों को आदेश दिया कि वे उत्पादन का शेष भाग निर्धारित मूल्यों पर कारवानियों को ही बेचे। बर्नी के अनुसार सुल्तान के राजकीय अधिकारियों से यह गारंटी ले ली कि वे देखें कि कृषक अपने खेत में ही उत्पादन का अधिशेष कारवानियों को बेचे। छोटी से छोटी वस्तुओं के भी मूल्य निर्धारित किए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में व्यापारियों द्वारा जमाखोरी पर कई तरह के अंकुश लगाए गए। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।